हाय एवरीवन, दिस इज़ मुकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्टर के बारे में, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। 3 टाइप के सेक्टर होते हैं किसी भी इकोनॉमी की। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी की हम बात करते हैं तो उनको मेनली 3 कैटेगरी में हम क्लासिफाइड करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के नेचर के अकॉर्डिंग। ओके, कि हमें उसको प्राइमरी सेक्टर में रखना है, सेकेंडरी सेक्टर में रखना है या टर्सरी सर्विस सेक्टर में हमें उसको रखना है। तो ये सेक्टर इंडियन इकोनॉमी के बिहाफ में अगर हम देखते हैं तो यहाँ मेनली इंडियन इकोनॉमी को इकोनॉमिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग 3 ब्रॉड कैटेगरी में हम इसको रखते हैं। एक प्राइमरी सेक्टर हो गया, एक सेकेंडरी सेक्टर हो गया, एक टर्सरी या सर्विस सेक्टर हो गया। तो 3 कैटेगरी में हम मेन इसको रखते हैं। तो अब इन तीनों कैटेगरीज का हम एक एक करके एनालाइज करेंगे कि ये क्या होती है। सबसे पहले हम चलते हैं प्राइमरी सेक्टर पर। Primary sector mainly include economic activity associated with production of natural resources. Natural resources के प्रोडक्शन से एसोसिएटेड या उससे जुड़ी हुई जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको हम प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है? इसमें हम एग्रीकल्चर को इंक्लूड करते हैं, इसमें हम फॉरेस्ट्री को इंक्लूड करते हैं, फिशिंग को इंक्लूड करते हैं और फ्यूल्स को इंक्लूड करते हैं। तो ये मेनली कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिनको इनके नेचर के अकॉर्डिंग हम प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोडक्शन होता है वो नेचुरल रिसोर्सेज का हम प्रोडक्शन करते हैं जो हमें नेचर से मिलता है। सेकेंडरी सेक्टर की हम बात करते हैं। दिस सेक्टर इज राइटली कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विच यूज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर एज इट्स रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी हम इसको बोल देते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होती है या जो मैन्युफैक्चरिंग होती है सामान की, वो हम सेकेंडरी सेक्टर में रखते हैं। तो बेसिकली इसमें हम कौन कौन से एग्जाम्पल ले सकते हैं इस सेक्टर में जिसको इंक्लूड करते हैं, जैसे ब्रेड और बिस्किट हम बनाते हैं, टेक्सटाइल कपड़ा उद्योग इसके अंदर रखते हैं, ऑटोमोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो गए। और इसके अंदर एक बात आप ध्यान रखना कि मैन्युफैक्चरिंग जब हम करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर जो रॉ मटेरियल यूज करता है वो प्राइमरी सेक्टर का करता है। प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल को सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यूज किया जाता है। ओके बच्चों, नाउ बात करते हैं टर्सरी सेक्टर की। दिस सेक्टर इंक्लूड्स ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर डिफरेंट सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड such as education, banking, insurance, health, transportation and tourism। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी एज अ सर्विसेज हम यूज करते हैं उसको हम सर्विस सेक्टर या टर्सरी सेक्टर में रखते हैं। तो देखिए, ये तो हो गया कि ये बेसिकली प्राइमरी सेक्टर किसको बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर किसको बोलते हैं, टर्सरी सेक्टर किसको बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से कि इंडिया में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी या सर्विस सेक्टर जो होता है उनकी क्या कंडीशन है, उनका कैसे हम यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी में कॉम्पोजिशन हो रहा है। तो देखिए, हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ों को 2 तरीके से देखेंगे। हर सेक्टर में हम ये देखेंगे कि आउटपुट या वहाँ में के जो जीडीपी है उसमें क्या योगदान है। और यहाँ पे हम 2 ईयर का डेटा ले रहे हैं, 1950-51 को कंपेयर कर रहे हैं हम प्रेजेंट 2020 से 2019 से। ओके, तो आउटपुट का लेवल, उत्पादन में क्या हिस्सेदारी है और एम्प्लॉयमेंट रोजगार में हर सेक्टर की क्या हिस्सेदारी है, हम 2 पैरामीटर्स पर सभी सेक्टर को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले प्राइमरी सेक्टर को हम देख लेते हैं, जिसको हम बेसिकली एग्रीकल्चर या इससे एसोसिएटेड जो एक्टिविटी है उसको रखते हैं। तो देखिए, 1951 में जब हम जीडीपी की बात करते हैं, 1951 में जो एग्रीकल्चर का शेयर था टोटल जीडीपी के अंदर वो 55.4% था। ओके, जो बढ़ के 2019-20 में जो कम होके 2019-20 में टोटल जीडीपी का 17.4% रह गया। तो आप देखोगे कि 1950-51 में जहां टोटल उत्पादन में 55% उत्पादन प्राइमरी सेक्टर की तरफ से आ रहा था, वही 2019-20 में अब 17% जो टोटल उत्पादन हो रहा है जीडीपी में उसका 17% कृषि या उससे एसोसिएटेड जो भी सेक्टर है उससे आ रहा है।
जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो 1950-51 में टोटल इंडिया की आबादी का 72% जो वर्क फोर्स है वो डिपेंड करती थी एग्रीकल्चर सेक्टर पे। और आज जो 2019-20 की हम बात कर रहे हैं तो 49% जो हमारी टोटल लेबर फोर्स है उसका 49% आज एसोसिएटेड है विद एग्रीकल्चर सेक्टर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आगे चलिए, सेकेंडरी सेक्टर की हम बात करते हैं। वही दो पैरामीटर यूज करेंगे, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का। देखेंगे कि जीडीपी में क्या शेयर था और एम्प्लॉयमेंट में क्या शेयर था। तो जब हम आउटपुट की बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की, तो 1950-51 में सेकेंडरी सेक्टर जीडीपी में अपना 14% कंट्रीब्यूट करता था, जो बढ़ के 2019-20 में 26% हो गया। तो मतलब कि बढ़ा है सेकेंडरी सेक्टर का जो प्रोडक्शन है, जो ग्रोस वैल्यू एडिड है इंडिया की जीडीपी में, उसमें अब कंट्रीब्यूशन हो रहा है 26% का। भाई एम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं तो 1950-51 में टोटल 10% पॉपुलेशन सेकेंडरी सेक्टर से जुड़ी हुई थी या उससे रिलेटेड एक्टिविटी से जुड़ी हुई थी, जो 1920 में टोटल वर्कफोर्स का 24% या 25% हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर से आज सेकेंडरी सेक्टर से आज जुड़ा हुआ है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं हमारे टर्सरी या सर्विस सेक्टर पे। तो आउटपुट में आप देखोगे कि 1950-51 में जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय पे जो टोटल आउटपुट थी या टोटल जीडीपी थी इंडिया की, उसमें 29% हिस्सेदारी हमारी सर्विस सेक्टर की थी, जो आज बढ़ के 56% हो गई है जब हम 2019-20 की बात करते हैं। तो 56% टोटल जीडीपी का आज कहां से आ रहा है? सर्विस सेक्टर से इंडिया की इकोनॉमी में आ रहा है। तो आप देखोगे कि सर्विस सेक्टर आज के समय में इंडियन इकोनॉमी को डोमिनेट कर रहा है। सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा है, एक बहुत ही ऊंचा स्थान आज इंडिया की जीडीपी में सर्विस सेक्टर रखता है। एम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 1950-51 में 17% टोटल पॉपुलेशन वर्कफोर्स का जो उस टाइम पे इंडिया में थी, उसका 17% सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ था। और जब हम आज की बात करते हैं 2019-20 के डेटा के अकॉर्डिंग 27% भारत की जो टोटल वर्कफोर्स है उसका आज सर्विस सेक्टर या उससे जुड़ी हुई एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। तो आप देखोगे कि इस तरीके से कैसे प्राइमरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में इंप्रूवमेंट हुआ है जैसे जैसे इंडिया ने आगे तरक्की की है। तो एक बात आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है कि जो इंडिया है वहां पे आप एक चीज देखोगे कि प्राइमरी सेक्टर से इंडिया जो हमारी मैंने आपको क्लासरूम में भी बहुत बार इसके बारे में बताया है कि कैसे इंडिया शिफ्ट किया प्राइमरी सेक्टर से सर्विस सेक्टर की तरफ और कैसे जो सेकेंडरी सेक्टर है वो पीछे रह गया। तो ये रीजन मैंने आपको बहुत बार बताया है कि प्राइमरी सेक्टर से सर्विस सेक्टर में जो गए हैं हम, तो सर्विस सेक्टर में क्यों गए हैं, क्या रीजन थे सर्विस सेक्टर में जाने के। ठीक है बच्चों। और प्राइमरी सेक्टर जो एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, वो क्या होता है कि पहले इकोनॉमी किस में जाती है, प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर की स्टेज में होती है। उसके बाद वो फर्दर आगे मैन्युफैक्चरिंग में जाती है या सेकेंडरी सेक्टर में आती है, और उसके बाद फिर टर्सरी सेक्टर में इकोनॉमी आती है। तो ये एक तरीके से डेवलपमेंट का फेज होता है। तो इंडियन इकोनॉमी के केस में जब हम देखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, क्या हमें देखने को मिलता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो जो बिल्डिंग ब्लॉक है एक इकोनॉमी की प्रोग्रेस का, वो यहाँ पे हम मिस कर रहे हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इंडिया में इतना फ्लरिश नहीं किया। हम सीधे प्राइमरी सेक्टर से किस पे चले गए, टर्सरी या सर्विस सेक्टर पे चले गए। जहां प्राइमरी सेक्टर की डोमिनेंस थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, वो आज के समय में किसकी डोमिनेंस हो गई है, सर्विस सेक्टर की। तो जो मैन्युफैक्चरिंग का बीच में बिल्डिंग ब्लॉक था वो रह गया। तो उसके पीछे क्या रीजन है मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। हमने वैसे बहुत बार बात की है इसके बारे में, आई होप आप
इससे भली भांति वाकिफ हो गए, फिर भी एक मोटा माटी मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपके सामने कुछ फैक्ट रख देता हूँ, कुछ कारण रख देता हूँ जिससे हमें सेकेंडरी सेक्टर जो हमारा था वो इतना फ्लरिश नहीं कर पाया। तो पहला कारण क्या है, जो यहाँ की लाइसेंसिंग प्रोसेस है। अगर किसी को यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है तो उसको इतने चक्कर काटने पड़ते हैं यहाँ पे लाइसेंस लेने के लिए कि बाहर से फर्म आके कोई यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने से कतराती है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, स्टार्टिंग में क्या था कि बैन था, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी उस पर क्या था, बैन था। ये बैन आप देखोगे कि 1991 जो एलपीजी आया था उसके बाद ये बैन को रिमूव कर दिया गया था। बस उससे पहले क्या था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पे बैन था कि कोई फॉरेन कंपनी यहाँ पे या कोई फॉरेन प्राइवेट व्यक्ति यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था। अब देखिए सेकंड आ गया, लैक ऑफ मेजर्स टू प्रमोट प्राइवेट इंडस्ट्री। 1991 से पहले आप देखोगे कि प्राइवेट इंडस्ट्री को फ्लरिश करने के लिए या उसको प्रमोट करने के लिए इतने साधन नहीं थे, क्योंकि जितना भी होल्ड था सारे का सारा होल्ड गवर्नमेंट थी वो अपने पास इंडस्ट्रीज का रखती थी। प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी हम बोल सकते हैं कि प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी एक तरीके से थी इंडिया में। ठीक है, तो 1991 के बाद प्राइवेट इंडस्ट्री को मौका दिया गया कि आप भी इकोनॉमी में या जीडीपी में कंट्रीब्यूट कीजिए, और उसके बाद कुछ सेकेंडरी सेक्टर में हम देखते हैं कि कुछ ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इतनी स्टैब्लिश नहीं हो पाई। यहाँ के जो लेबर लॉ थे, अभी तो कुछ हालांकि सुधार हो रहा है लेबर लॉ में, अभी कुछ फर्दर यहाँ पे कुछ लेबर लॉ में सुधार किया गया है, बट जो पहले था वहां पे क्या था कि लेबर लॉ इतने स्ट्रिक्ट थे, कंपनीज को इतना बांध के रखा जाता है लेबर लॉ के अकॉर्डिंग कि कोई भी कंपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से कतराती है, क्योंकि कोई भी कंपनी जो होती है या कोई भी इन्वेस्टर होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, वो क्या करता है, प्रॉफिट के लिए अपनी यूनिट लगाता है। अब उसको प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई भी अपनी यूनिट यहाँ पे स्टेब्लिश नहीं करेगा। तो यही कारण था कि सेकेंडरी जो सेक्टर है वो फ्लरिश नहीं कर पाया। स्किल्ड लेबर की कमी का होना भी एक मेन रीजन था इंडिया में। ठीक है, क्या होता है, ये आज भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है जो 7th नंबर की है, डिले इन लैंड एक्विजिशन एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंस। तो आज भी अगर किसी को यूनिट लगानी है कहीं पे, या गवर्नमेंट कहीं पे कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश करना चाहती है या रोड कंस्ट्रक्शन करना चाहती है, तो क्या होता है कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने में और लैंड एक्विजिशन में उसको इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये डिले हो जाती है और कई बार स्क्रैप भी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, क्योंकि कोई भी इतनी हेडेक नहीं लेना चाहता कि इन सारी चीज़ों पर अपना टाइम वेस्ट करे। तो वो कोई ऐसी अच्छी जगह देखते हैं जहाँ पे उनको ये सारी चीज़ें, जहाँ पे लैंड एक्विजिशन अच्छे तरीके से हो, जहाँ पे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस आसानी से मिल जाए, तो ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा प्रेफरेबल उनको लगता है। एक देखिए क्या जो मेन रीजन था यहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी उसका इतना फ्लरिश ना कर पाना, सेकेंडरी सेक्टर का फ्लरिश ना कर पाना, उसमें थी जो मैन्युफैक्चर्ड गुड थी, जो चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड थी, उनका इंपोर्ट होता है। वो आज भी होता है। जो इंडिया की चीजें होती है, जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है, वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है और बाहर की चीजें सस्ती होती है। अब कोई भी कस्टमर है, जैसे हम हो गए, कोई भी कस्टमर है, वो चीजें कौन सी खरीदेगा, जो उसको चीप मिलेगी, जो उसको सस्ती चीज मिलेगी वही खरीदेगा। ठीक है, तो यही कारण था कि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी, यहाँ की जो सेकेंडरी सेक्टर था, वो इतना फ्लरिश नहीं कर पाया, क्योंकि वही चीजें जो यहाँ इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है, वो बाहर से जो चीजें आ रही है वो ज्यादा सस्ती पड़ रही है, तो लोग उनको खरीद रहे हैं, ना कि इंडिया में बनी हुई चीजों को, जिसके कारण यहाँ का सेकेंडरी सेक्टर इतना फ्लरिश नहीं कर पाया। तो ये कुछ रीजन थे बच्चों। आई होप आपको अच्छे तरीके से लेक्चर समझ में आ गया होगा। इससे जुड़ी कुछ क्वायरी है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए लेक्चर इतना ही बच्चों। गॉड ब्लेस यू।